हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम जो लास्ट वीडियो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किया था एडवांस वीविंग का, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 12 क्वेश्चंस कवर किए थे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। इसके अलावा मुझे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर एडवांस स्पिनिंग पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो बनाइए, नीटिंग पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो बनाइए। AFS के लिए भी मुझे व्यूवर्स के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि वन बाय वन आपको सभी टॉपिक्स पे वीडियो मिलते चले जाएंगे। हम पहले एडवांस वीविंग को कवर कर रहे हैं, उसके बाद AFS को कवर करेंगे, उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट्स जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियो दूँ। और मैं अपने सभी व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम 10,000 सब्सक्राइबर के टारगेट पर पहुंचने वाले हैं। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जो वीडियो आपको अच्छा लगे उसे आप लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्बिनेशन ऑफ मेन नोजल एंड मूवेबल नोजल इज कॉल्ड एज। जो एयर जेट लूम होती है उसके अंदर दो नोजल होती हैं, एक मेन नोजल, एक मूवेबल नोजल। तो उन दोनों नोजल को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ऑप्शन ए है फिक्स नोजल, ऑप्शन बी है मूवेबल नोजल, ऑप्शन सी है टेंडम नोजल, ऑप्शन डी है रिले नोजल। तो फिक्स नोजल नहीं बोल सकते, मूवेबल नोजल भी नहीं बोल सकते, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टेंडम नोजल। क्योंकि मेन नोजल फिक्स होती है तो मेन नोजल इसका पार्ट है, इसलिए फिक्स नोजल इसका आंसर नहीं हो सकता। मूवेबल नोजल भी कॉम्बिनेशन में आती है, इसलिए मूवेबल नोजल भी नहीं हो सकता। रिले नोजल जो है वो सपोर्ट करती है एयर गाइड चैनल में वेफ्ट को मूव करने के लिए, तो इसका आंसर रिले नोजल भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है सी, टेंडम नोजल। क्वेश्चन नंबर 14, वेफ्ट कटर इज माउंटेड ऑन डैश ऑफ लूम। वेफ्ट कटर, जैसे हर एक लूम में हमें वार्प और वेफ्ट दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार से शटल लूम के अंदर भी हमें वेफ्ट को कट करने के लिए एक एलिमेंट हम यूज़ करते हैं जिसे वेफ्ट कटर बोला जाता है। तो एयरजेट लूम के अंदर वेफ्ट कटर कहाँ पर लगा होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, बोथ साइड, नन ऑफ द अबव। एयरजेट लूम के अंदर जैसे ही वेफ्ट को हम इंसर्ट करते हैं तो उस वेफ्ट को वेफ्ट कटर कट करता है पिकिंग साइड पे, और रिसीविंग साइड पे भी हमने एक कटर लगाया होता है, बट उसका नाम वेफ्ट कटर नहीं होता, उसका नाम होता है सेल्वेज कटर। इस क्वेश्चन का आंसर लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि रिसीविंग साइड हमारी राइट साइड होती है और पिकिंग साइड लेफ्ट साइड होती है। जहाँ पर हमारा वेफ्ट पैकेज माउंटेड होता है शटल लूम में, वो लेफ्ट साइड होती है, तो हमारा वेफ्ट कटर लेफ्ट साइड में लगा होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पोजीशन है ये यहाँ पर वेफ्ट कटर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रेच नोजल इज माउंटेड नियर द डैश। स्ट्रेच नोजल, पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेच नोजल क्या होती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो राइट साइड में बिल्कुल एंड पर हमें एक नोजल दिखाई दे रही है जो एक्स्ट्रा यार्न को अपने अंदर खींच लेती है, सक कर लेती है, उसे स्ट्रेच नोजल बोला जाता है। अब ये कहाँ पर लगी होती है, हमारा क्वेश्चन ये है। स्टार्टिंग ऑफ वेफ्ट इंसर्शन यानी कि लेफ्ट साइड, जहाँ से हमारा वेफ्ट इंसर्शन स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ वेफ्ट इंसर्शन यानी कि राइट साइड, सेंटर ऑफ वेफ्ट इंसर्शन, नन ऑफ द अबव। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे रिसीविंग साइड पे स्ट्रेच नोजल लगी होती है, ताकि जो हमने वेफ्ट इंसर्ट किया है उसको स्ट्रेच करके रख सके, ताकि सेल्वेज कटर वेफ्ट यार्न को सही ढंग से कट कर सके। तो इसका सही आंसर है द स्ट्रेच नोजल इज माउंटेड नियर द एंड ऑफ वेफ्ट इंसर्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो हमारा वेफ्ट इंसर्शन का एंड है उस साइड पर ये नोजल लगी होती है और इसका काम होता है वेफ्ट यार्न को स्ट्रेच करके रखना। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ स्ट्रेच नोजल इज टू ग्रिप द वेफ्ट यार्न,
प्रिवेंट रिकॉइलिंग ऑफ द वेफ्ट यार्न, कीप द वेफ्ट यार्न स्ट्रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि स्ट्रेच नोजल का क्या काम होता है, तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंक्शन क्या है स्ट्रेच नोजल का। तो स्ट्रेच नोजल का पहला फंक्शन है टू ग्रिप द वेफ्ट यार्न को ग्रिप करती है ताकि उसको हम सही ढंग से कट कर सकें। प्रिवेंट रिकॉइलिंग ऑफ वेफ्ट यार्न, रिकॉइलिंग का मतलब है कि अगर वेफ्ट यार्न जो हमने इंसर्ट किया है वो वापस घूम जाए और वापस लूम के अंदर, रीड के अंदर दोबारा बीटअप ना हो, तो उसको रिकॉइलिंग बोलते हैं। तो स्ट्रेच नोजल रिकॉइलिंग को भी प्रिवेंट करती है, वापस घूमने नहीं देती, जिसकी वजह से फैब्रिक की अपीयरेंस खराब नहीं होती। तो ये रिकॉइलिंग भी करता है स्ट्रेच नोजल, वेफ्ट यार्न को ग्रिप भी करता है। कीप द वेफ्ट यार्न स्ट्रेट, वेफ्ट यार्न को स्ट्रेट भी रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों फंक्शन जो ऊपर मेंशन किए गए हैं, ये तीनों फंक्शन स्ट्रेच नोजल करती है। वेफ्ट यार्न को ग्रिप करती है, स्ट्रेट रखती है और उसकी रिकॉइलिंग होने से भी रोकती है ताकि हमारे फैब्रिक की अपीयरेंस खराब ना हो। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शन ऑफ सेल्वेज कटर इज टू, जो सेल्वेज कटर है उसका फंक्शन क्या होता है? टू कट द वेफ्ट ऑन रिसीविंग साइड, टू कट द सेल्वेज, टू कट द एक्स्ट्रा वार्प यार्न, नन ऑफ द अबव। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे लेफ्ट साइड में वेफ्ट कटर लगा होता है, राइट साइड में जो लगा होता है कटर उसे हम बोलते हैं सेल्वेज कटर। तो सेल्वेज कटर का फंक्शन क्या होता है? वेफ्ट को कट करना रिसीविंग साइड पे, सेल्वेज को कट करना, एक्स्ट्रा वार्प को कट करना, नन ऑफ द अबव। तो इसका फंक्शन होता है वेफ्ट यार्न को, जो हमने वेफ्ट इंसर्ट किया है उसको कट करना ताकि अच्छे ढंग से हमारा फैब्रिक बन सके। रिसीविंग साइड पे सेल्वेज कटर लगा होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, टू कट द वेफ्ट ऑन रिसीविंग साइड। सेल्वेज को कट नहीं करता सेल्वेज कटर, एक्स्ट्रा वार्प यार्न को कट नहीं करता, इसलिए इन दोनों ऑप्शन में से इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। फिक्स मेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फिक्स्ड मेन नोजल इज, जो फिक्स्ड मेन नोजल है वो कहाँ पर फिक्स होती है? ऑप्शन ए फिक्स्ड ऑन स्ले रेस, ऑप्शन बी फिक्स्ड ऑन रीड, ऑप्शन सी फिक्स्ड ऑन लूम फ्रेम, ऑप्शन डी फिक्स्ड ऑन फ्रंट रेस्ट। स्ले रेस क्या होती है? जिसके ऊपर शटल मूव करती है उसे स्ले रेस बोलते हैं। रीड जिसके अंदर से हम वार्प यार्न को पास करते हैं। लूम फ्रेम जो फ्रेम होता है लूम का उसे बोलते हैं। और फ्रंट रेस्ट जहाँ से फैब्रिक गाइड होकर क्लॉथ रोलर तक आता है। तो हमारी फिक्स मेन नोजल स्ले रेस पे फिक्स नहीं होती, रीड के ऊपर तो बिल्कुल नहीं हो सकती फिक्स, और फ्रंट रेस्ट के ऊपर भी मेन नोजल को फिक्स नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, द फिक्स मेन नोजल इज फिक्स्ड ऑन लूम फ्रेम। लूम फ्रेम के ऊपर फिक्स मेन नोजल लगी होती है, उसका काम एयर सप्लाई करना होता है, उसकी मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। मूवेबल मेन नोजल जो हमारी स्ले है, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करती है, उसके ऊपर माउंटेड होती है। जब स्ले आगे या पीछे जाती है तो मूवेबल मेन नोजल भी मूव करती है, लेकिन फिक्स मेन नोजल हमेशा लूम फ्रेम के ऊपर फिक्स रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मूव फिक्स मेन नोजल इज फिक्स्ड ऑन लूम फ्रेम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रिले नोजल्स इन एयरजेट लूम आर प्लेस्ड। जो रिले नोजल हैं एयर जेट लूम के अंदर वो प्लेस्ड होती हैं, ऑप्शन ए एट रेगुलर डिस्टेंस पे, ऑप्शन बी क्लोजली स्पेस्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास, ऑप्शन सी सम आर एट रेगुलर एंड लास्ट फ्यू आर क्लोजली स्पेस्ड। मतलब कुछ रेगुलर डिस्टेंस पे होती हैं और आखिरी की कुछ क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो एयरजेट लूम के अंदर हमारी मेन नोजल होती है, मूवेबल नोजल होती है और रिले नोजल्स होती हैं। तो मूवेबल और मेन नोजल स्टार्टिंग में वेफ्ट इंसर्शन में हेल्प करती हैं, रिले नोजल उस वेफ्ट को आखिरी तक रिसीविंग साइड तक ले जाने में सपोर्ट करती हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करती हैं। तो ये नोजल्स रिसीविंग साइड पर जो आखिरी में जहाँ पर वेफ्ट पहुँचना है वहाँ पर क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, और जो हमारे पिकिंग साइड है जहाँ पर पिकिंग स्टार्ट होती है वहाँ पर इनके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, रेगुलर डिस्टेंस पे स्पेस्ड होती हैं। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पर हमारी मेन नोज़ल और मूवेबल नोज़ल लगी होती है वो इतना एयर प्रेशर सप्लाई कर सकती हैं
जिससे कि वेफ्ट लूम के हाफ या हाफ से आगे तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पर हमें नज़दीक रिले नोज़ल लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मेन नोज़ल और मूवेबल नोज़ल इनफ प्रेशर सप्लाई कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे रीड के थ्रू आगे पहुंचता है वेफ्ट यान, जैसे जैसे विड्थ क्रॉस करता है, तो जो एयर है वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है रिसीविंग साइड पे। इसलिए हम एंड पे यानी रिसीविंग साइड पे जो रिले नोज़ल हैं उनको क्लोजली स्पेस करते हैं, उनका गैप जो है वो कम रखते हैं, ताकि उसमें से जो एयर आ रही है वो वेफ्ट यान को सपोर्ट करके रखे, ताकि वो अच्छे ढंग से शेड के अक्रॉस पास हो सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सम आर एट रेगुलर डिस्टेंस एंड लास्ट फ्यू आर क्लोजली स्पेस्ड। क्वेश्चन नंबर 20, वेफ्ट एक्यूमुलेटर इज माउंटेड ऑन द। वेफ्ट एक्यूमुलेटर जो वेफ्ट को स्टोर करता है, वेफ्ट स्टोरेज यूनिट भी उसको बोलते हैं, वो कहाँ पर माउंटेड होता है, कहाँ पर लगा होता है? लेफ्ट साइड ऑफ लूम, राइट साइड ऑफ लूम, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो वेफ्ट एक्यूमुलेटर, वेफ्ट जहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं लूम के अंदर उस साइड लगा होता है, और एयर जेट लूम के अंदर जनरली, या जो जितनी भी शटल लूम हैं उन सभी लूम्स के अंदर मोस्टली जो वेफ्ट एक्यूमुलेटर है वो लेफ़्ट साइड में, यानी कि जो पिकिंग साइड है वहाँ पर लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेफ़्ट साइड ऑफ लूम। बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, दोनों साइड नहीं होते, राइट साइड भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिसीविंग साइड पे हम वेफ्ट एक्यूमुलेटर को माउंटेड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 21, सेल्वेज आर फॉर्म्ड इन शटल लूम्स टू। सेल्वेज शटललेस लूम में बनाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, टू लॉक द वार्पियन, वार्पियन को लॉक करने के लिए। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट फ्रेइंग ऑफ यार्न्स। फ्रेइंग ऑफ यार्न्स का मतलब है जो हमारे वार्प यान या वेफ्ट यान हैं वो बाहर निकले रहते हैं फैब्रिक सरफेस से, उसको हम फ्रेइंग बोलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब वार्प यान अगर सही ढंग से बाइंड ना हो तो वो एक एक करके बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम फ्रेइंग बोलते हैं, जिससे फैब्रिक खराब हो सकता है फ्रेइंग ऑफ यार्न की वजह से। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सेल्वेज का क्या काम होता है शटललेस लूम में, क्यों बनाए जाते हैं सेल्वेज? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि सेल्वेज लॉक करते हैं वार्प यान को, सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और फ्रेइंग ऑफ यार्न्स को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट यानी रोकते हैं। तो ये तीनों फंक्शन सेल्वेज करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम सेल्वेज करता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्वेज टाइप नॉट यूज इन शटललेस लूम। इनमें से कौन सा सेल्वेज का टाइप शटललेस लूम में यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, टक्ड इन सेल्वेज। ऑप्शन बी, फ्रिंज्ड सेल्वेज। ऑप्शन सी, फ्यूज्ड सेल्वेज। ऑप्शन डी, हेयर पिन सेल्वेज। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं टक इन सेल्वेज, फ्रिंज सेल्वेज, फ्यूज सेल्वेज और हेयर पिन सेल्वेज का कि कैसे दिखाई देते हैं ये सारे सेल्वेज के टाइप। तो हेयर पिन टाइप जो सेल्वेज होता है उसमें जो शेप होती है सेल्वेज की, वो उसके अंदर यार्न को हम दोबारा वापस फैब्रिक के अंदर फोल्ड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप, ये जो हेयर पिन आप डायग्राम में देख रहे हैं उसके जैसी होती है, इसलिए उस सेल्वेज का नाम हेयर पिन सेल्वेज बोला जाता है। तो टक्ड इन सेल्वेज शटललेस लूम में यूज़ किया जाता है, फ्रिंज सेल्वेज भी यूज़ किया जाता है, फ्यूज सेल्वेज भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हेयर पिन सेल्वेज शटल लूम में यूज़ किया जाता है, क्योंकि शटल एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक जाती है और दूसरे बॉक्स से वापस आती है, जिसकी वजह से जो हेयर पिन शेप है सेल्वेज की वो बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सा सेल्वेज यूज़ नहीं किया जाता शटललेस लूम में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि हेयर पिन सेल्वेज हम शटललेस लूम के अंदर यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, टक्ड इन सेल्वेज आर प्रेफर्ड इन। टक्ड इन सेल्वेज, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये टक्ड इन सेल्वेज है। तो टक्ड इन सेल्वेज कौन सी लूम्स में प्रेफर किया जाता है, किस लूम के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है एयरजेट लूम, ऑप्शन बी है रेपियर लूम, ऑप्शन सी है प्रोजेक्टाइल लूम, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। एयरजेट लूम के अंदर बहुत हाई स्पीड होती है, उसके अंदर ज़्यादातर फ्रिंज सेल्वेज का यूज़ किया जाता है हाई स्पीड की वजह से।
रेपियर लूम और प्रोजेक्टाइल लूम दोनों लूम्स के अंदर स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है एयरजेट लूम से, तो उसके अंदर हम टक्ड इन सैल्वेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन के लिए हमें लूम को थोड़ा कम स्पीड पे रखना पड़ता है, जो कि प्रोजेक्टाइल और रेपियर लूम में पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी रेपियर लूम और प्रोजेक्टाइल लूम दोनों में। ऑप्शन बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अकेले रेपियर लूम में यूज़ नहीं किया जाता, प्रोजेक्टाइल में भी होता है। ऑप्शन सी इसलिए नहीं हो सकता कि अकेले प्रोजेक्टाइल में किया जाता है। अगर हम ऑप्शन सी या बी में से एक चूज़ करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अकेले रेपियर में भी यूज़ नहीं करते, अकेले प्रोजेक्टाइल में भी नहीं करते। दोनों लूम्स के अंदर प्रेफर किया जाता है टक्ड इन सैल्वेज को। क्वेश्चन नंबर 24, फ्यूज्ड सैल्वेज आर मोस्टली यूज्ड इन। फ्यूज सैल्वेज कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? फ्यूज सैल्वेज का मतलब है कि हम जो सैल्वेज फॉर्म कर रहे हैं वो फ्यूजिंग की मदद से कर रहे हैं। फ्यूजिंग का मतलब होता है जब हम किसी मटेरियल को हीट करके, बर्न करके उसे फ्यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर कोई प्लास्टिक होता है उसको जब जलाते हैं तो वो आगे से उसके अंदर वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को फ्यूजिंग बोलते हैं। इसी प्रकार से जब आप यान को जलाओगे तो उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो यान इकट्ठा हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक को जब हम बर्न करते हैं तो वो जिस तरह इकट्ठा हो जाता है, फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर फ्यूज सैल्वेज में बनता है। तो वो हम कौन सी लूम में यूज़ करते हैं? एयरजेट लूम, रेपियर लूम, प्रोजेक्टाइल लूम या वाटर जेट। तो एयरजेट लूम में मैंने बताया कि हम ज़्यादातर फ्रिंज सैल्वेज यूज़ करते हैं। फ्रिंज सैल्वेज इस तरह का दिखाई देता है जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उसके अंदर थोड़े थोड़े वार्प यान बाहर होते हैं। रेपियर प्रोजेक्टाइल लूम में हम मोस्टली टक्ड इन सैल्वेज को प्रेफर करते हैं। अब ऑप्शन आखिरी बचा वाटर जेट लूम। वाटर जेट लूम के अंदर हम प्लास्टिक यान का यूज़ करते हैं और उसके लिए फ्यूज सैल्वेज सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, वाटर जेट लूम्स के अंदर हम फ्यूज सैल्वेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर जेट लूम्स में प्लास्टिक यान, थर्मोप्लास्टिक यान्स का यूज़ किया जाता है जो फ्यूजिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं, इसलिए फ्यूज सैल्वेज वाटर जेट लूम में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लीनो सैल्वेज एंड ट्विस्टेड लीनो सैल्वेज आर द टाइप्स ऑफ। लीनो सैल्वेज और ट्विस्टेड लीनो सैल्वेज ये कौन से सैल्वेज का टाइप होते हैं? टक्ड इन सैल्वेज का, फ्रिंज सैल्वेज का, फ्यूज सैल्वेज का या हेयर पिन सैल्वेज का? तो टक्ड इन सैल्वेज के अंदर हम सिर्फ टक इन करते हैं, जो रिसीविंग साइड में है वहाँ पर हम थोड़ा सा यान एक्स्ट्रा रखते हैं, उस यान को हम एक अलग एलिमेंट की मदद से थोड़ा सा वापस फोल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टक इन हो जाता है। इसलिए इस सैल्वेज का नाम टक्ड इन होता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सैल्वेज है हम इस तरह से यान को फोल्ड कर रहे हैं। इसके अंदर हल्का सा 2 या 3 mm या 5 mm तक हम एक्स्ट्रा यान लेके आते हैं वेफ्ट का, जिसको हम वापस टक इन कर देते हैं, वापस जो वार्प यान है उनके अंदर फोल्ड कर देते हैं, जिससे सैल्वेज बाइंड हो जाता है। फ्रिंज सैल्वेज के अंदर जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर हमारा फ्रिंज सैल्वेज के अंदर थोड़ी सी फ्रिंज बाहर रहती हैं, थोड़ा सा वेफ्ट का यान बाहर रहता है। फ्यूज सैल्वेज के अंदर हम बर्न करते हैं यान्स को, प्लास्टिक यान को, थर्मोप्लास्टिक यान को। हेयर पिन सैल्वेज हम यूज़ करते हैं शटल लूम में। तो लीनो सैल्वेज और ट्विस्टेड लीनो सैल्वेज फ्रिंज सैल्वेज का एक पार्ट होते हैं, जिसके अंदर हम लीनो वीविंग का यूज़ करके, ट्विस्टेड लीनो वीविंग का यूज़ करके हम उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीनो सैल्वेज एंड ट्विस्टेड लीनो सैल्वेज आर द टाइप्स ऑफ फ्रिंज्ड सैल्वेज। क्वेश्चन नंबर 26, टक्ड इन सैल्वेज इज फॉर्म्ड बाय। टक्ड इन सैल्वेज हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय कटिंग द वेफ्ट को कट करके, बाय पुलिंग इन द एक्स्ट्रा वेफ्ट को पुल करके, खींच के वापस, बाय फ्यूजिंग द वेफ्ट को फ्यूज करके, नन ऑफ द अबव। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वेफ्ट को कट करके हम टक्ड इन सैल्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फ्यूजिंग करके हम इसमें सैल्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा वेफ्ट यान लेके चलते हैं, जिसे हम वापस पुल करते हैं और वार्प यान के अंदर बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से टक्ड इन सैल्वेज फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27,
टू प्रोड्यूस लिनो सेल्वेज मैकेनिज्म इज माउंटेड ऑन। लिनो सेल्वेज प्रोड्यूस करने के लिए जो मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पर लगा होता है लूम के अंदर? ऑप्शन ए लूम फ्रेम में, ऑप्शन बी स्ले पे, ऑप्शन सी हील्ड शाफ्ट पे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो लिनो सेल्वेज है उसको बनाने के लिए हम एक मैकेनिज़्म लगाते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये मैकेनिज़्म हम लिनो सेल्वेज फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। लिनो सेल्वेज इसलिए हम प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसका स्ट्रक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। जब फैब्रिक के साथ हम उस सेल्वेज को देखते हैं तो वो अच्छा दिखाई देता है। सफिशिएंट स्ट्रेंथ होती है, वो फैब्रिक को अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वार प्यान्स को फ्रेइंग नहीं होने देता, बाहर नहीं आने देता। तो ये मैकेनिज़्म कहाँ लगा होता है? लूम फ्रेम पे ये नहीं लगा होता, स्ले पर भी ये नहीं लगा होता, ये हील्ड शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हील्ड शाफ्ट के ऊपर ये मैकेनिज़्म माउंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रिंज सेल्वेज आर यूज वेयर। फ्रिंज सेल्वेज का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन ए लूम रन्स एट हाई स्पीड, जहाँ पर लूम को हाई स्पीड पे रन करते हैं। फ्रिंज अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर हमें फ्रिंज की अपीयरेंस चाहिए वहाँ पर। ऑप्शन सी वेफ्ट डेंसिटी इज़ वेरी हाई, जहाँ पर वेफ्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फ्रिंज सेल्वेज को हम हाई स्पीड लूम के अंदर यूज़ करते हैं और जहाँ पर हमें फ्रिंज की अपीयरेंस चाहिए वहाँ पर यूज़ करते हैं, और जहाँ पर वेफ्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर भी हम फ्रिंज सेल्वेज का यूज़ करते हैं। फ्रिंज सेल्वेज इस तरह का दिखाई देता है जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्यूज्ड सेल्वेज कैन बी यूज्ड फॉर। फ्यूज सेल्वेज को यूज़ किया जा सकता है किस टाइप के यार्न के लिए? नेचुरल यार्न्स के लिए, थर्मोप्लास्टिक यार्न के लिए, वुलन यार्न के लिए, नन ऑफ द अबव। नेचुरल यार्न जैसे कि कॉटन, विस्कोस, लिनन, ये नेचुरल यार्न है। तो अगर हम इन यार्न्स को बर्न करेंगे तो ये यार्न ऐश प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो फ्यूज सेल्वेज इनके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बर्न होकर ऐश प्रोड्यूस करेंगे। वुलन यार्न बीड्स प्रोड्यूस करते हैं, इस टाइप के यार्न के लिए भी हम फ्यूज्ड सेल्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बचा बी थर्मोप्लास्टिक यार्न। जैसा मैंने बताया कि वाटर जेट लूम के अंदर हम थर्मोप्लास्टिक यार्न्स का यूज़ करते हैं, तो फ्यूज सेल्वेज का यूज़ हम थर्मोप्लास्टिक यार्न्स के साथ कर सकते हैं, या थर्मोप्लास्टिक यार्न का यूज़ करके हम फ्यूज सेल्वेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रिक हीटेड वायर आर यूज्ड क्लोज टू द फैब्रिक एज इन। जो फैब्रिक एज है उसके पास हम इलेक्ट्रिक हीटेड वायर का यूज़ करते हैं किस टाइप के सेल्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए? ऑप्शन ए टक्ड इन सेल्वेज, ऑप्शन बी फ्रिंज्ड सेल्वेज, ऑप्शन सी फ्यूज्ड सेल्वेज, ऑप्शन डी हेयर पिन सेल्वेज। इलेक्ट्रिक हीटेड वायर, इससे हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर हम वायर गर्म करके यार्न को, वेफ्ट यार्न को बर्न कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फ्यूज्ड सेल्वेज में। टक्ड इन सेल्वेज में वायर का यूज़ नहीं होता, फ्रिंज सेल्वेज में भी हम हीटेड वायर का यूज़ नहीं करते, हेयर पिन सेल्वेज शटल लूम में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि फ्यूज्ड सेल्वेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी हीटेड एलिमेंट की ज़रूरत होती है और वो हम इलेक्ट्रिक हीटेड वायर यूज़ करते हैं जो कि फैब्रिक एज के क्लोज लगी होती है, जहाँ पर हमें सेल्वेज प्रोड्यूस करना होता है। तो फ्यूज सेल्वेज के अंदर हम इलेक्ट्रिक हीटेड वायर का यूज़ करते हैं। अब हमारे इस टॉपिक के 20 क्वेश्चंस बचे हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारा वीडियो 25 मिनट्स का हो गया है, तो मुझे लगता है कि हमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने चाहिए। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp.org, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें एग्ज़ाम देना है, जिन्हें मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है, उनके साथ शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग सो मच सपोर्ट टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।